बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि बीसीएस थ्योरी क्या है, इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं और ये सुपर कंडक्टिविटी को किस तरह से एक्सप्लेन करती है, और बेसिकली कौन से सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ये थ्योरी जो है वो सूटेबल है, और उनको उनके बिहाइंड जो बेसिक फिनोमेना है जिसकी वजह से वो मटेरियल बतौर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव करते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सुपर कंडक्टर्स के हवाले से जो बेसिक थ्योरीज हैं उनका बेसिक एक तारुफ लेते हैं, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं। तो वो इनिशियली 1935 के अराउंड जो है कुछ बेसिक थ्योरीज थी, जिन्हें फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी और सेमी फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। जिनबर्ग और लैंडाउ की थ्योरी थी 1950 में, जिसके ज़रिए जो है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को जिस तरह से फिनोमेना होता है, जो हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन है, उसकी बुनियाद पे सुपर कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। उसके बाद 1957 में बार्डीन, कूपर और श्रीफर ने बुनियादी तौर पे एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इन तीनों के नेम्स की वजह से इस थ्योरी को बीसीएस थ्योरी कहा जाता है। बी फॉर बार्डीन एंड सी फॉर कूपर एंड एस फॉर श्रीफर। ये थ्योरी जो थी, इसने बुनियादी तौर पे जो लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एग्जिस्ट करते थे, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो था वो लो था, उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। और इसी थ्योरी पे बार्डीन, कूपर और श्रीफर जो है, इनको नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया था 1972 में। इनमें से एक नाम जो बार्डीन का है, ये को इन्वेंटर है ट्रांजिस्टर का भी, जिसपे इसको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बुनियादी तौर पे बार्डीन जो है, ये दो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से जो है वो नोबेल प्राइज विनर है, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के हवाले से भी और सुपर कंडक्टर्स के हवाले से जो बीसीएस थ्योरी है उसका भी इन्वेंटर जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। अब थोड़ा सा बीसीएस थ्योरी की तरफ जाते हैं। बीसीएस थ्योरी बुनियादी तौर पे क्या है और ये किस तरह माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन करती है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में। सो सेड दिस थ्योरी डिस्क्राइब सुपर कंडक्टिविटी एज माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट्स caused by condensation of Cooper pairs। कंडेंसेशन, कंडेंस होने को कहते हैं इकट्ठा होने को, जिस तरह पानी के अंदर जो है वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। तो कूपर पेयर क्या चीज़ है, इसको क्या हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आगे चल के। कूपर पेयर क्या है और कैसे कंडेंस होते हैं, जिसकी बेस पे ये थ्योरी सुपर कंडक्टिविटी के माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। कूपर पेयर के बारे में हम आगे चल के तफसील से पढ़ते हैं कि बेसिकली कूपर पेयर जो है ये क्या चीज़ है, जिसे कूपर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। And the superconducting state of a metal may be considered to be the resulting from cooperative behavior of conduction electron। तो कूपर पेयर का ताल्लुक इस कोऑपरेटिव बिहेवियर से है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इसको हम उनका कोऑपरेटिव बिहेवियर जो है वो कहेंगे। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के दरमियान बीसीएस थ्योरी कहती है कि कोऑपरेटिव बिहेवियर जो है वो जनरेट होता है। ये कोऑपरेटिव बिहेवियर या कोहेरेंस जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से आती है? ये तब आती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जहन में रखते हैं, जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास, डायनामिक्स हैं, उनको अगर जहन में रखें, तो ये बुनियादी तौर पे हमें इम्पॉसिबल नजर आता है कि दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम स्टेट जो है वो ऑक्यूपाई करते होंगे, या उनके अंदर कोहेरेंस मौजूद होगी, स्टेट कोहेरेंस, या वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करते होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और उनके दरमियान कूलम रिपल्शन जो है वो मौजूद होगी, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, स्पिन की वजह से एक्सचेंज इंटरेक्शन भी होगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में, स्पिन अप वाले और स्पिन डाउन वाले, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो आपके पास बुनियादी तौर पे इसके हवाले से चैलेंजेस हैं, जिनको हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है।
इन दोनों डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से जो है वो बीसीएस थ्योरी में ओवरकम किया गया, किस तरह से इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये बीसीएस थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स ईच अदर इन अ सर्टेन एनर्जी रेंज टू एंड फॉर्म अ पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कहता है कि अट्रैक्ट करते हैं सर्टेन एनर्जी रेंज में और एक पेयर बनाते हैं। सो और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ बोसॉन। सो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर बिहेव करता है, और एज ए होल उसकी जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल नहीं कंसिडर करेंगे। पेयर की स्पिन जो है वो फुल इंटीग्रल होगी, या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो फुल इंटीग्रल स्पिन उसकी हम जो है वो काउंट करेंगे। दस अ नंबर ऑफ पेयर कैन ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट। वो जो नया पेयर बनता है ना, जो बोसॉन्स हैं, बोसॉन्स सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्मियान्स का ये मसला था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो नए पेयर बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो पेयर जो है वो फर्मियन होंगे नहीं, वो एज ए बोसॉन वर्क करेंगे। उनकी स्पिन जो है वो इंटीग्रल स्पिन होगी। दे कैन ऑक्यूपाई सेम स्टेट। ठीक है, और उनके दरमियान जो है वो कोहेरेंस जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, और इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है। कोहेरेंस का कंसेप्ट समझने के लिए हमें कूपर पेयर की डिटेल में जाना पड़ेगा। तो कुछ टेक्निकल डिटेल जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस भी की। तो इसमें दो चीज़ें जो है वो एक साथ हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन और कूपर पेयर। ठीक है, सो 1950 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन को जो है वो स्टडी किया गया था। सो ये फ्रोलिक साइंटिस्ट का नेम है। इसने ये स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी लेटस में से पास होता है तो जहाँ से गुजरता है वहाँ के जो एटम्स हैं, वहाँ का जो लेटस है उसमें डिस्टॉर्शन पैदा होती है। डिस्टॉर्शन की वजह से फोर्स्ड ऑसिलेशन, जो किसी फोर्स की वजह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं, उसे आप फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ क्रिस्टल, it produces lattice distortion and set heavier ions into slow forced oscillation। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखें, जहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 गुजरा है, तो ये लेटस के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा हुई। डिस्टॉर्शन में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये स्लो फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है इनके अंदर जो है वो पैदा हो गई है। वो ऑसिलेशन पॉजिटिव चार्ज जैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो वो जब करीब आ गए हैं तो जब कोई और इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से गुजरेगा तो उसके ऊपर जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अब बुनियादी तौर पे वैसे जो उन्होंने फोर्स लगानी थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो आमतौर पे नेग्लिजिबल होती है, वो इतनी कंसिडरेबल नहीं होती। लेकिन ऑसिलेशन की वजह से जब वो डिस्टार्ट हुए हैं तो डिस्टार्टेड लेटस जो है वो बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन ने लेटस को पोलराइज किया और उस पोलराइज लेटस ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फोर्स लगाई। ठीक है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन फील करेगा। तो इसका बेसिक जो सोर्स था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, और इसको मीडिएशन क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है? लेटेस्ट डिस्टॉर्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लेटेस्ट डिस्टॉर्शन बुनियादी तौर पे ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस हैं। इनको आप जो है वो फोनान्स कह सकते हैं कि लेटेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको हम बुनियादी तौर पे जो है वो फोनान्स कहते हैं। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स थी बेसिकली उसको ओवरकम कर देती है। अब इलेक्ट्रॉन जिसने डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस की है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है लेटेस्ट से, लेकिन जो डिस्टॉर्शन उसने प्रोड्यूस की है वो टाइम के साथ साथ रिटार्ड होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसकी रिटार्डेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अट्रैक्शन है लेटेस्ट डिस्टॉर्शन की वजह से हुई है, वो अगर बहुत वीक भी हो तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन थी वो उसको ओवरकम कर लेती है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। ठीक है, सो नेट इफेक्ट क्या है? अट्रैक्शन है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, दैट इज मीडिएटेड बाय फोनान। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोनान इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन फोनान इंटरेक्शन की वजह से ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन शो कर रहे हैं बजाय रिपेल करने के। तो लेटेस्ट डिस्टॉर्शन ने जो मीडिएशन की है
उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में चेंज कर दिया है और एक पेयर बना दिया दो इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको मीडिएट एक फोनॉन कर रहा है। उस पेयर को आप कूपर पेयर कहते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है जिसको आप बुनियादी तौर पे कूपर पेयर कह रहे हैं। और कूपर ने बुनियादी तौर पे इस पेयर में एक एनर्जेटिकली फेवरेबल सर्कमस्टांस जो है वो हमें बताई थी कि किस किस्म का पेयर बुनियादी तौर पे हो तो वो ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा, और उसको हम जो है वो कूपर पेयर कहेंगे। तो ये डायग्राम में भी हमने जो है वो उसको इसी तरह दिखाया है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने पोलराइजेशन प्रोड्यूस किया लेटेस्ट के अंदर, सेकंड इलेक्ट्रॉन ने अट्रैक्शन फील की है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो डिस्टॉर्टेड हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के गुजरने की वजह से, और वो उसके ऊपर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो बज़ाहिर तो आप देखेंगे कि फोनान फोर्स लगा रहा है या डिस्टॉर्टेड लेटेस्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इफेक्ट है पहले इलेक्ट्रॉन का जिसने लेटेस्ट को डिस्टॉर्ट किया है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान आपको एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन नजर आएगा जो रिपल्सिव कोलम इंटरेक्शन को ओवरकम कर लेगा। ठीक है, तो वीक भी अगर आपके पास जो है लेटेस्ट डिस्टॉर्शन हो तो वो कोलम रिपल्शन को ओवरकम कर सकती है। तो इससे जो पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन का जिसके दरमियान अब नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की एक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इस पेयर को हम कूपर पेयर कहेंगे और इस इंटरेक्शन को इलेक्ट्रॉन फोनान इंटरेक्शन कहेंगे। इसको क्वांटम मैकेनिकली आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो और उसका वेव वेक्टर जो है वो ये डायग्राम में देखें, उसका वेव वेक्टर जो है वो के हो, ये उस वेव वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो बाद में आया है उसका वेव वेक्टर k2 हो। ठीक है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इनकी मीडिएशन जो है वो फोनान प्रोवाइड कर रहा है जिसका मोमेंटम जो है वो q है। पहला इलेक्ट्रॉन ये मोमेंटम लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये मोमेंटम गेन करता है। तो ये लूज करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो इसका जो मोमेंटम होगा k1 माइनस क्यू हो जाएगा, और सेकंड का हो जाएगा k2। इसने चूंकि फोनान को गेन किया है, इसने अट्रैक्टिव फोर्स फील की है पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो इसका केस बन जाएगा k2 प्लस क्यू। ठीक है, तो ड्यूरिंग कुलियन फोनान को बुनियादी तौर पे हम वर्चुअल फोनान भी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल फोनान बुनियादी तौर पे इसलिए कहते हैं कि इसका लाइफ टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो है वो बुनियादी तौर पे फोनान का शॉर्ट लाइफ टाइम होना भी जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये इन अकॉर्डेंस विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी और टाइम के हवाले से। So the nature of electron-electron interaction depends upon the relative magnitude of electronic energy change and phonon energy. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कितनी चेंज आई है और फोनॉन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कौन सा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा या रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। कैसे पता चलेगा जी? तो अगर फोनॉन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज तो इंटरेक्शन जो है वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम चेंज हो और फोनान की एनर्जी ज़्यादा हो, जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो लेटेस्ट वाइब्रेशन जो है वो मीडिएशन का काम करके अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस कर देगी, तो हम कहेंगे कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इंटरेक्शन कब स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसके ऊपर दो बेसिक कंडीशन हैं। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है ये बेसिकली कब स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? व्हेन टू इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटा एंड स्पिन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम है वो भी अपोजिट हों और स्पिन भी अपोजिट हों, यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनके मोमेंटा जो हैं वो अपोजिट होंगे, और अगर उनकी स्पिन भी अपोजिट हो यानी वेव वेक्टर जो है k1 इज इक्वल टू माइनस k2 यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड स्पिन जो इनका मोमेंटम है s1 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस s2 यानी स्पिन की डायरेक्शन भी अपोजिट हो। ठीक है, तो उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होगी। ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होगी तो जो पेयर बनेगा उसके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इस तरह का जो पेयर बनता है उसको बेसिकली हम कूपर पेयर कहते हैं, और इसी तरह के पेयर को एलन कूपर ने फर्स्ट जो है वो डिस्कवर किया था और कहा था कि इस तरह का जो पेयर है वो एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल होता है।
ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बनने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं, उसके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, फॉर सच इलेक्ट्रॉन्स टू इंटर इनटू द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीज़ें हमने यहाँ पे एक साथ जो है वो डिस्क्राइब की हैं। फोनान और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है एनर्जेटिकली, और किस पेयर को बुनियादी तौर पे हम कूपर पेयर कह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आपको मिलता है जब मोमेंटम भी अपोजिट हो और इक्वल हो, और स्पिन भी अपोजिट और इक्वल हो। ठीक है, तो नेट मोमेंटम जीरो, नेट स्पिन जीरो, इस तरह का जो पेयर बनेगा वो एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल होगा, उस पेयर को हम कूपर पेयर कहेंगे। कूपर पेयर के हवाले से कुछ फर्दर स्टडी करते हैं। कूपर पेयर के हवाले से जब हम स्टडी करेंगे तो मैस भी देखेंगे आयन की। आयन की जो मैस है उसका क्या रोल है सुपर कंडक्टिविटी के अंदर। तो इस हवाले से ये है कि अगर आयन की मैस जो है वो स्मॉलर होगी तो फोनान की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि लेटेस्ट वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जब पास होगा तो लाइट जो आयन्स होंगे वो ज़्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे, तो ज़्यादा एनर्जी के फोनान इमिट होंगे, तो जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग कूपर पेयर बनेगा आपके पास। So the energy of electron Cooper pair in bound state is less than energy of two unbound or free electrons. ये एक नई चीज़ है, ऐसा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अहम हमें जो है वो नॉलेज देती है बीसीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि कूपर पेयर में जब इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है, और जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बुनियादी तौर पे इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ईबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तकरीबन बराबर होती है। टेम्परेचर के यूनिट में इसको आमतौर पे हम 10 केल्विन जो है वो लिखते हैं। तो 10⁻³ अराउंड जो है इसकी वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कूपर पेयर बन जाता है तो पेयर की जो एनर्जी है ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से कम होती है। तो इसका मतलब अ, जैसे ही कूपर पेयर बनेगा तो पेयर लो एनर्जी पे आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी वो नहीं रहेगी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की है। तो एक नई स्टेट जो है वो जनरेट होगी जिसे आप बीसीएस स्टेट कहते हैं, या सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग एनर्जी किस तरह के पेयर के लिए सबसे ज़्यादा होगी ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि कौन सा एनर्जेटिकली जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। सो बॉन्डिंग एनर्जी इज स्ट्रांगेस्ट फॉर टोटल मोमेंटम जीरो, यानी जिनके मोमेंटम अपोजिट हों। ठीक है, एंड पेयर्स आर इन स्पिन सिंगलेट स्टेट। स्पिन सिंगलेट स्टेट कहते हैं अपोजिट स्पिन रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका मोमेंटम जीरो हो और स्पिन अपोजिट हो तो उनकी स्पिन भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो इनकी जो एनर्जी की लाइन बनेगी, स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, वो यूनिक होगी, सिंगल लाइन बनेगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका मोमेंटम भी इक्वल और अपोजिट हो, स्पिन भी आपको इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है, तो वो एक एनर्जी स्टेट में फर्मी जो उसके आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाया कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पिन सिंगलेट स्टेट। ठीक है, और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे हैव स्पेटियल सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ कूपर ने जो है वो साइज भी कैलकुलेट किया था कूपर पेयर का। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आर नॉट रेडियस ऑफ द कूपर पेयर है एच कट वी एफ ओवर ई बी। एच कट तो आपको पता है कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, एच ओवर 2 पाई। वी एफ जो है वो वेलोसिटी ऑफ फर्मी इलेक्ट्रॉन्स है। फर्मी इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको बुनियादी तौर पे आप कहते हैं फर्मी एनर्जी, जिसे आप कहते हैं फर्मी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वी। ई भी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है। सो इस रिलेशनशिप को अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपके पास जो साइज आता है ई बी की वैल्यू को आप यूज़ करें, फर्मी एनर्जी की वैल्यू वी एफ की वैल्यू जो है फर्मी एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर नॉट की वैल्यू आती है 4 × 10⁻⁻⁻⁷ मीटर। ये साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस साइज को आप इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है।
लेकिन कूपर पेयर का जो साइज है वो 10⁻⁻⁷ की रेंज में है। इसका मतलब क्या हुआ कि कूपर पेयर का जो साइज है वो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन मिलके कूपर पेयर बनाते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सो अगर डिफरेंट कूपर पेयर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान जो है वो कोहेरेंस पाई जाएगी, फिर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग जाएंगे सारे मिलके। तो जितने कूपर पेयर बनते हैं सुपर कंडक्टर्स में लो टेम्परेचर पे वो सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, और उनकी ओवरलैपिंग की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है, कोहेरेंस प्रोड्यूस होती है, और उसी कोहेरेंस की वजह से सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है। क्योंकि सारे के सारे कूपर पेयर लो एनर्जी पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक नई एनर्जी स्टेट जो है फर्मी लेवल से नीचे हमारे पास जो है वो बन जाती है। और यही बुनियादी फिनोमिना था जो हमें बताया था बार्डीन, कूपर और श्रीफर ने, जिसे आप बीसीएस थ्योरी कहते हैं। सो इट वाज शोन बाय Bardeen, Cooper and Schrieffer that the energy of the system is the lowest when total momentum of each pair is same and is zero। ये मोमेंटम के हवाले से है। दिस इज द सिंगल क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, क्योंकि हमने कहा स्पिन सिंगुलर डिस्को, ठीक है, इनटू विच द इलेक्ट्रॉन पेयर कंडेंस। कंडेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कूपर पेयर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग जो होती है, फिजिकल ओवरलैपिंग जो कूपर पेयर की है, उसको आप कंडेंसेशन से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो द फ्लो ऑफ कूपर पेयर कॉन्स्टिट्यूट है सुपर करंट। सो बेसिकली सुपर कंडक्टर में कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो है वो फ्लो करते हैं, और सारे के सारे पेयर चूंकि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके दरमियान एक कोहेरेंस पाई जाती है, एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उससे जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम सुपर करंट कहते हैं। और सुपर करंट हम किस करंट को कहते हैं? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो करंट फ्लो होता है किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में, जिसे हम कहते हैं कि एक बार अगर फ्लो होना शुरू हो जाए तो वो फॉर एवर परसिस्ट करता है अगर टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो रखा जाए। ये हमारे पास जो है वो बुनियादी तौर पर बीसीएस थ्योरी है। बीसीएस थ्योरी को फर्दर थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखा जा सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप को अगर जो है वो जहन में रखा जाए तो। एनर्जी गैप का क्या कंसेप्ट है? तो एनर्जी गैप का कंसेप्ट हमने जब बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से पढ़ा था तो वहां से हमें जो है वो मिल जाता है। ऊपर पेयर्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं विद वेरी स्मॉल एनर्जी डेल्टा, से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सारे मिलके एक नई ग्राउंड स्टेट बनाते हैं जिसको हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट है वो ज़्यादा एनर्जी रखती है, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो अराउंड 2 डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, जो उसकी नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट लाई करती है। फर्मी लेवल जो है दैट लाइज एट द मिडल ऑफ द गैप। यहाँ गैप से मुराद इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की तरह का गैप नहीं है बुनियादी तौर पे। ये इस तरह के है कि ये आपके पास नॉर्मल मेटल है, उसका ये फर्मी लेवल है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन बैंड में। क्योंकि सारी गेम यहाँ पे कंडक्शन बैंड की ही है। ठीक है, सो मेटल है, मेटल में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेम्परेचर को कम किया जिसकी वजह से अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जनरेट हुआ। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की वजह से सुपर कंडक्टिंग ये स्टेट जो है वो बन गई, जो फर्मी लेवल से नीचे है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की है कुछ वैल्यू, तो हम कहते हैं कि बाउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो कम होती है, तो ओवरऑल एनर्जी की स्टेट जो है वो कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कूपर पेयर की फॉर्म में होंगे, और उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, ये मेरे कर्सर को देखेंगे आप, पॉइंटर को देखेंगे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे इस लेवल पे होंगे वो सुपर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कूपर पेयर जो है वो इनमें डिस्टॉर्शन पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन इस स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इस स्टेज पे आ जाएंगे तो उन वो बिल्कुल उस तरह बिहेव करने लग जाएंगे जिस तरह के नॉर्मल इलेक्ट्रॉन थे नॉर्मल मेटल के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर पूरी टेम्परेचर के बराबर होगा, तो कूपर पेयर्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बीसीएस ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में भी जो है वो
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्मी सरफेस का कंसेप्ट बुनियादी तौर पे यूज़ करते हैं के स्पेस में, जब किसी न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो कंडक्शन बैंड को आप ड्रा करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से कंडक्शन होती है, तो एक स्फेरिकल एनर्जी लेवल बनता है जिसे हम फर्मी सरफेस कहते हैं, या फर्मी गैस से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्मी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ एनर्जी ई एफ, फर्मी एनर्जी ई एफ की एक फर्मी सरफेस है। ए नॉर्मल मेटल के लिए है ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस, यानी कि इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, तो इस तरह का एनर्जी लेवल हमारे पास होगा। अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो ये जो सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है ये तो नॉर्मल केस में है, जब नो इंटरेक्शन होगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी लेवल लो के ये बन जाएगा। मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे, ये जो लोअर लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके और फर्मी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो बॉन्डिंग एनर्जी है जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप इनको इतनी एनर्जी दे देते हैं तो वो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह के ये हमारी नॉर्मल फर्मी गैस है, ठीक है। सो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंस है BCS ग्राउंड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस में। तो हम देख सकते हैं कि BCS स्टेट की एनर्जी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस। नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस को मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि ये बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है। तो ये सिंपल है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं मेटल्स के अंदर, तो वो सारे के सारे जो कि फर्मी लेवल पे लाए करते हैं, तो उनकी एक स्मूथ फर्मी सरफेस बनाई जा सकती है, जो कि आपको पहली पिक्चर में जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी पिक्चर में आपको 3 डिफरेंट सर्कल्स बुनियादी तौर पे नज़र आ रहे होंगे, दे आर बेसिकली स्फीयर्स, ठीक है। तो इसमें जो मिडल में है ये आपको फर्मी लेवल ई एफ के ऊपर जो फर्मी सरफेस बनती है वो नज़र आ रही है, ठीक है। जो सुपर कंडक्टिंग केस में BCS थ्योरी के अकॉर्डिंग होगी, उसकी एनर्जी लो होगी, उसकी एनर्जी लो होगी तो वहाँ पे आपको जो है वो कूपर पेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो बाउंड स्टेट में हैं। तो बाउंड स्टेट में होने की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, और जितनी एनर्जी उनकी कम है वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी होती है जो उनको बाउंड करने के लिए यूज हुई है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर किसी भी तरह से उसका बढ़ाते हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और कूपर पेयर जो है वो ब्रेक करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल आम मटेरियल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। और इसके लिए टेम्परेचर कितना करना ज़रूरी है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के होते ही आपका जो मटेरियल है, आपकी जो मेटल है, वो सुपर कंडक्टिंग रहेगी ही नहीं, सुपर करंट उसमें रहेगा ही नहीं, बल्कि वो नॉर्मल मेटल की तरह इंटरेक्ट करना शुरू कर देगी। तो यही बुनियादी तौर पे डिस्कशन यहाँ पे हमने की हुई है। So BCS ground state can appear to have higher kinetic energy than the Fermi state, but the attractive potential energy of BCS state acts to decrease the total energy, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्योंकि ये करीब है न्यूक्लियस के, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ओवरऑल जो टोटल एनर्जी जो है वो इसकी कम बनती है। इवन कि यहाँ पे क्योंकि सुपर कंडक्ट फ्लो करता है, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली ज़्यादा होती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। सो BCS स्टेट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फर्मी स्टेट, ठीक है। एंड क्योंकि इसकी एनर्जी ओवरऑल एनर्जी जो है वो लो होती है, तो ओवरऑल किसी स्टेट की एनर्जी जितनी लो होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। सो BCS स्टेट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फर्मी स्टेट एंड सुपर कंडक्टिविटी परसिस्ट। सो द ऑक्यूपेंसी ऑफ वन पार्टिकल ऑर्बिटल नियर EF, ठीक है। वन पार्टिकल के तौर पे आमतौर पे जो है हम ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन उनको समटाइम जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए वन पार्टिकल ऑर्बिटल के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। इन द BCS स्टेट रिजेंबल्स somewhat like that obtained from the Fermi-Dirac distribution at a finite temperature. However, in BCS state, the one particle orbitals are occupied in pairs, ठीक है। नॉर्मली वन पार्टिकल ऑर्बिटल लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब BCS स्टेट की बात करेंगे तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो पूरे पेयर की बात करेंगे, और वो पेयर कौन सा होगा जिसको आप कूपर पेयर कह रहे हैं,
So if an orbital with wave vector k and spin up is occupied, ठीक है, वेव वेक्टर के है, ऑर्बिटल एक ऑक्युपाइड है और स्पिन अप है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन द वन विद वेव वेक्टर माइनस के एंड स्पिन डाउन इज आल्सो ऑक्युपाइड, क्योंकि पेयर है ना, तो पेयर कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन हो जिसका वेव वेक्टर के हो, दूसरा हो जिसका वेव वेक्टर माइनस के हो, एक की स्पिन अप हो एक की स्पिन डाउन हो। तो चूंकि हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्बिटल में अब एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, एक पेयर की बात करेंगे। तो पेयर किससे बनता है, पूरा कूपर पेयर दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक की स्पिन अप हो एक की स्पिन डाउन हो, ठीक है। एक का मोमेंटम, एक का वेव वेक्टर के हो, दूसरे का वेव वेक्टर माइनस के हो, यानी मोमेंटम भी अपोजिट हो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के हवाले से आप देखते हैं कि स्टेट जो है वो ऑक्युपाइड है, ऑर्बिटल ऑक्युपाइड है, तो अंडरस्टूड है कि दूसरे के हिसाब से भी ऑक्युपाइड होगा। और इसी तरह अगर वेकेंट की बात करें लाइकवाइज, ठीक है, अगर के स्पिन अप के साथ अगर वेकेंट है ऑर्बिटल, तो ये अंडरस्टूड होगा कि माइनस के डाउन के साथ भी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, ठीक है, क्योंकि पेयर तभी बनेगा जब के और माइनस के हो, स्पिन अप हो स्पिन डाउन हो, तो कूपर पेयर बनेगा। तो सुपर कंडक्टर या बीसीएस स्टेट में जब भी हम वन इलेक्ट्रॉन वन पार्टिकल ऑर्बिटल की बात अगर करेंगे, तो वन पार्टिकल से मुराद वन पेयर होगा हमारा, जिसे आप कूपर पेयर कह रहे हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और उनके एनर्जेटिकली फेवरेबल होने के लिए कूपर ने डिस्क्राइब किया था कि उनका मोमेंटम, नेट मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए और नेट स्पिन भी जीरो होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने पढ़ा था, स्टेप फंक्शन, उसके हिसाब से था कि फर्मी लेवल से पहले पहले जो है वो एनर्जी जो है फर्मी जो स्टेप फंक्शन फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसके बाद 0 हो जाती है, ठीक है। सो ई एफ पे जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ई एफ पे आके ये वेरिएशन आपको मिलती है, यानी ई एफ से पहले सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, ई एफ के बाद कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा नॉर्मल केस में। लेकिन यही चीज़ जो है अगर आप बीसीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में देखते हैं, तो फिर ये स्टेप फंक्शन जब फर्मी लेवल के आप करीब आएंगे, तो ये बिल्कुल स्टेप फंक्शन की तरह नहीं होगा, इसमें इस तरह से जो है वो शार्प वेरिएशन आपको नजर आएगी। ये फर्मी लेवल आपको दरमियान में नजर आएगा, इससे एनर्जी जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट की कम होगी, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फर्मी लेवल से ज़्यादा होगी। सो एक्साइटेड स्टेट और सुपर कंडक्टिंग या बीसीएस स्टेट के दरमियान एक एनर्जी का डिफरेंस होगा, जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, और ये एनर्जी गैप 2 डेल्टा के तकरीबन जो है वो बराबर होता है। लें जी, हाँ, ये बीसीएस थ्योरी के हवाले से हमारी डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो हमने यहाँ पे मेजर चीज़ जो कंक्लूड की वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब लेटस से पास होता है तो लेटस में डिस्टॉर्शन पैदा होती है। उस डिस्टॉर्शन की वजह से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन फील करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है, दैट इज मीडिएटेड बाय दी फोनॉन। तो इस इंटरेक्शन को आप इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन कहते हैं। और इस तरह से जो पेयर बनता है उस पेयर को हम कूपर पेयर कहते हैं। कूपर पेयर का कूपर ने जो साइज फाइंड आउट किया था उसको देखें तो उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, कूपर पेयर का साइज जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब डिफरेंट कूपर पेयर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी की वजह से जो बाउंड स्टेट में आपके पास पेयर है उसकी एनर्जी लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो जब कूपर पेयर बनता है तो उसकी वजह से एक नए एनर्जी लेवल जो है वो जनरेट होता है, जिसे हम बीसीएस स्टेट कहते हैं। उसकी वैल्यू जो है वो फर्मी लेवल से लोअर होती है। तो जो जब तक इलेक्ट्रॉन बीसीएस स्टेट पर एग्जिस्ट करते हैं उनकी वजह से जो है वो परसिस्टेंट सुपर कंडक्टिंग करंट या सुपर करंट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। और ये कब तक रहता है, जब तक टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो जो गैप है 2 डेल्टा के बराबर, उसको पूरा कर लें अगर, तो वो कब पूरा करेंगे, जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाए।
तो आपका मेटल जो है उसमें से सुपर करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब बाउंड नहीं रहेंगे, कूपर पेयर ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कोहेरेंस थी वो ख़त्म हो जाएगी, जो अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी, और मटेरियल नॉर्मल मटेरियल के तौर पे, नॉर्मल मेटल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट फॉर योर अटेंशन।